कहानी की शुरुआत होती है थंडरबोल्ट रोज से, जो पहले यूएस आर्मी में जनरल था और अब यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका है। यानी अब वही पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को लीड करेगा। वो सबके सामने स्पीच दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ टीवी पर बैठा सैम विल्सन, जो अब नया कैप्टन अमेरिका है, ये सब गौर से देख रहा होता है। लेकिन ये सब होने के 5 महीने बाद हम सैम विल्सन को देखते हैं, जो इस वक्त यूएस मिलिट्री के एयरक्राफ्ट में मैक्सिको की तरफ जा रहा होता है। उसके साथ उसका साथी टॉरस भी था। अब हम जानते हैं कि जब से सैम विल्सन नया कैप्टन बना है, टॉरस भी फैल्कन बन चुका है। दोनों एक खास मिशन के लिए मैक्सिको पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक खतरनाक टेररिस्ट सरपेंट ग्रुप से लड़ना था, जिसने जापान की एक बहुत कीमती चीज चुरा ली थी। ये चीज एक कंटेनर में लॉक थी और सरपेंट ग्रुप के लीडर साइड विंटर के पास थी। क्योंकि यूएसए और जापान फ्रेंडली नेशंस हैं, इसलिए जापान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनकी ये कीमती चीज वापस लाए, और यही वजह है कि सैम विल्सन और यूएस मिलिट्री इस मिशन पर हैं। मैक्सिको पहुंचने के बाद सैम और टोरस सरपेंट ग्रुप के ठिकाने पर अटैक कर देते हैं। फिर एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका की शील्ड को काफी अच्छे से यूज करता है। इसके अलावा हमें उसका नया वाइब्रेनियम से बना फैल्कन सूट भी देखने को मिलता है, जो वकांडा ने उसे गिफ्ट किया था। उसके विंग्स अब वाइब्रेनियम से बने थे, जिससे वो गोलियों को ब्लॉक भी कर सकता था और साथ ही एक पावरफुल सोनिक ब्लास्ट भी कर सकता था। सैम और टॉरस मिलकर सारे गुंडों की पिटाई करते हैं और आखिर में सैम साइड विंटर के पास पहुंच जाता है, जिसके हाथ में वो कंटेनर था। खैर, अब जो सैम था वो साइड विंटर से कंटेनर छीनने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि सैम उसे काबू कर पाता, वो बंदा किसी तरह से भाग निकलता है। हालांकि कंटेनर अब अमेरिका के पास आ चुका था, तो मिशन सक्सेसफुल रहा और सैम अपनी टीम के साथ वापस यूएसए लौट जाता है। यूएस से वापस आने के बाद सैम अपने दोस्त टोरस से काफी खुश होता है, क्योंकि इस मिशन में टोरस ने उसकी बहुत मदद की थी। इसके बाद सैम और टोरस साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, तो टोरस उसे लड़ाई के पैंतरे सिखाने के लिए बोलता है। इसलिए सैम उसे अपने पुराने दोस्त आइजिया ब्रैडली से मिलने ले जाता है, और अब वही टोरस को लड़ाई के नए पैंतरे सिखाने वाला था। अब जो लोग फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देख चुके हैं, उन्हें आइजिया ब्रैडली के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो सैम खुद टोरस को बताता है कि आइजिया ब्रैडली एक टाइम पर कैप्टन अमेरिका था। सैम बताता है कि जब स्टीव रोजर्स रेड स्कल को हराने के बाद बर्फ में दबकर गायब हो गए थे, तब यूएस गवर्नमेंट ने आइजिया ब्रैडली को नया कैप्टन बनाया था। आइजिया स्टीव रोजर की तरह ही सुपर स्ट्रॉन्ग और बहादुर था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद यूएस गवर्नमेंट ने उसे गिरफ्तार करके 30 साल तक जेल में डाल दिया। टोरस को ये सुनकर बहुत शॉक लगता है, इसलिए वो पूछता है कि लेकिन ऐसा क्यों किया गया? अगर वो कैप्टन अमेरिका था तो उसे जेल क्यों डाला गया? आइजिया जवाब देता है कि जब वो कैप्टन अमेरिका बना तो उसने कई मिशन पर जीत हासिल की और अपने साथियों की जान बचाई। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि कोई ब्लैक सुपर हीरो इतना फेमस हो, इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर 30 सालों तक उस पर एक्सपेरिमेंट किए। यही वजह थी कि आइजिया को नया प्रेसिडेंट बनने वाले थियोडियस रोज को सपोर्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो कहता है कि मुझे अपने देश से प्यार है, लेकिन इस गवर्नमेंट से नफरत है। इसके बाद सैम, टॉरस और आइजिया आपस में काफी बातें करते हैं और धीरे धीरे टॉरस और आइजिया की अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन तभी अचानक सैम विल्सन को एक फोन आता है। फोन पर उसे बताया जाता है कि प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में एक मीटिंग और पार्टी रखी है, जिसमें बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, और इस पार्टी में सैम विल्सन को भी इनवाइट किया गया था, क्योंकि वो सैम की मैक्सिको मिशन में शानदार परफॉर्मेंस से काफी खुश थे। सैम इस बार अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो आइजिया और टॉरस को भी साथ चलने के लिए कहता है। अगले दिन बढ़िया सूट पहनकर सैम, टॉरस और आइजिया तीनों एक लंबी लिमोजिन में बैठते हैं और सीधा व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, जहां एक शानदार पार्टी उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ ना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। टॉरस भी इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था, तो वो तुरंत सेल्फी लेना शुरू कर देता है। आइजिया ब्रैडली को ये सब थोड़ा नया लगता है, तो वो टॉरस से उसे सिखाने के लिए कहता है कि ये सेल्फी वेल्फी कैसे लेते हैं। उधर प्रेसिडेंट थेडियस रोज सैम विल्सन को अकेले बुलाकर एक सीरियस बातचीत शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि जिस तरह से दूसरी कंट्रीज या अलग अलग ग्रुप्स अमेरिका के इम्पोर्टेंट चीजों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे और भी बढ़ सकता है। इसलिए प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम अवेंजर्स को दोबारा इकट्ठा करो। इसके बाद पार्टी एंड हो जाती है और प्रेसिडेंट रोज एक पावरफुल स्पीच देने के लिए सबको बुलाते हैं। इस मीटिंग में सैम विल्सन, आइजिया और टॉरस के अलावा दुनिया भर के कई बड़े देश के लीडर्स भी मौजूद होते हैं, जैसे जापान और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ होते हैं। प्रेसिडेंट रोज मीटिंग स्टार्ट करते हुए सबको बताते हैं कि इंडियन ओशन में नया आइलैंड उभर आया है, जिसका नाम है सेलेस्टियल आइलैंड। अगर आपको याद हो तो इटर्नल्स मूवी में सेलेस्टियल उभर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। अब वही सेलेस्टियल कठोर होकर एक आइलैंड बन चुका है। रोज आगे बताते हैं कि कई देशों ने इस आइलैंड की रिसर्च की और पता चला कि ये एक नए मेटल से बना है, जिसे एडमेंटियम नाम दिया गया।
रोज आगे बताते हैं कि अब जब दुनिया के पास इतनी कीमती चीज आ गई है तो हर देश इसे अपने कब्जे में लेना चाहेगा, जिससे कई देशों में तनाव बढ़ने लगेंगे और हो सकता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाए। लेकिन फिर यूएसए ने फैसला किया कि सभी देशों को साथ मिलकर इस मेडल को बांटना चाहिए ताकि किसी के बीच टकराव ना हो। आज की मीटिंग में सारे देश मिलकर एक खास प्रपोजल पास करने वाले थे। उसी वक्त प्रेसिडेंट रोज वहां मौजूद सभी लोगों को जापान की एक बड़ी डिस्कवरी के बारे में बताता है। जापान ने सेलेस्टियल आइलैंड पर मिलने वाले एडमेंटियम को उसकी प्योर फॉर्म में अचीव कर लिया था, लेकिन ये रेयर मेटल सर्पेंट ग्रुप ने चुरा लिया। फिर कैप्टन अमेरिका ने खुद मैक्सिको जाकर ये कंटेनर वापस ले लिया। प्रेसिडेंट कैप्टन को इस शानदार मिशन के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। अचानक ही व्हाइट हाउस की मीटिंग हॉल में तेज म्यूजिक बजने लगता है। उसी वक्त आइजिया ब्रैडली खड़े होकर पास में खड़े गार्ड की बंदूक छीनकर सीधा थंडरबोल्ट रोस्ट यानी कि प्रेसिडेंट पर फायर कर देता है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि वहां मौजूद 4 यूएसए सोल्जर भी अपने हथियार निकालकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट बच जाता है। जल्दी ही सैम विल्सन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और आइजिया से बंदूक छीनने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है। ये लड़की बिल्कुल ब्लैक विडो जैसी फाइटिंग स्टाइल में सभी हमलावरों को एक एक करके धूल चटा देती है। बाद में पता चलता है कि इसका नाम रूथ है और वो थंडरबोल्ट रोज की पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी। दरअसल रूथ एक इजरायली एजेंट है जिसने रेड रूम यानी कि रशिया की सीक्रेट ट्रेनिंग फैसिलिटी से ट्रेनिंग ली है, यानी कि वो ब्लैक विडो ही है। आइजिया को सिक्योरिटी टीम शूट करने ही वाली थी कि तभी सैम बीच में आकर सबको रोकता है। अब जब सारी फायरिंग रुक जाती है तो आइजिया ब्रैडली से पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे कुछ भी याद नहीं था। आइजिया खुद भी कंफ्यूज था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया और उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसने यूएस प्रेसिडेंट पर गोली चलाई, इसलिए उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। सैम तुरंत प्रेसिडेंट रोज के पास पहुंचता है और कहता है कि देखिए, मैं जानता हूँ कि आपने आइजिया को जेल भेज दिया, लेकिन उसे फांसी नहीं होनी चाहिए। ये अटैक उसके खुद के कंट्रोल में नहीं था, इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है और मुझे उसे सुलझाने का मौका दीजिए। लेकिन अब हालात बुरी तरह से बदल चुके थे। अवेंजर्स असेंबल का प्लान रोक दिया गया और इंटरनेशनल ट्रीटी भी कैंसिल हो गई। इंडिया, पाकिस्तान, जापान, फ्रांस, जो भी समझौता होने वाला था सब खत्म। सैम को ये सुनकर झटका लगता है, लेकिन सबसे पहले वो आइजिया से मिलने जाता है। लेकिन आइजिया अभी भी कंफ्यूज था। वो कहता है कि वो पार्टी में था और बस ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। टॉरस के साथ कुछ सेल्फीज ली, फिर अचानक मैं खुद को पार्क में पाता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। सैम को समझ आ जाता है कि ये किसी माइंड मैनिपुलेशन का मामला है। उसे लगने लगता है कि कहीं किसी ने आइजिया को कंट्रोल तो नहीं कर लिया था। वो कहता है कि मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकते, और ये जिस किसी ने भी किया है, मैं इस सच का पता लगाकर आपको यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा। अब सैम और टॉरस इस केस की तह तक जाने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों व्हाइट हाउस की मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करते हैं और यहाँ कुछ अजीब चीजें नोटिस होती हैं। जब आइजिया ब्रैडली ने अपना फोन इस्तेमाल किया तो उसकी स्क्रीन अचानक व्हाइट कलर में ब्लिंक करने लगी थी, और यही चीज उन बाकी 4 सोल्जर्स के साथ भी हुई थी। और सबसे अजीब बात, जब म्यूजिक बजना शुरू हुआ तभी उन्होंने शूटिंग शुरू की। इसका मतलब साफ था कि इन चारों का माइंड किसी ने कंट्रोल किया था। अब सैम और टॉरस इस मास्टरमाइंड को ढूंढने का ठान लेते हैं, लेकिन जैसे ही सैम अपनी गाड़ी में निकलता है तभी सर्पेंट ग्रुप का लीडर साइड विंडर उसकी कार पर हमला कर देता है। लेकिन सैम उससे जबरदस्त फाइट करता है और उसे हरा देता है। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन पर सामने वाला शख्स कहता है कि तुमने इसे तो हरा दिया, लेकिन जो आगे होने वाला है उसे तुम रोक नहीं पाओगे। इतना कहकर वो शख्स कॉल काट देता है। अब ये कॉल कहाँ से आया ये पता लगाने के लिए सैम और टॉरस कॉल को ट्रैक करवाते हैं। लोकेशन मिलती है एक पुरानी गवर्नमेंट फैसिलिटी जो जंगल के बीचों बीच वीरान पड़ी थी। वहाँ बड़े बड़े पैनल्स लगे हुए थे ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। ऐसा लगे कि ये कोई ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस है, लेकिन असल में ये एक सीक्रेट फैसिलिटी थी। दरअसल यहाँ पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और ये सब थंडरबोल्ट रोज के अंडर होता था जब वो आर्मी में जनरल था। अब अंदर जाने के लिए वो अपने रेड विंग का यूज करता है। सबसे पहले ग्रिल काट कर घुसता है और फिर कुछ ही सेकंड्स में दरवाजा हैक करके दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आज के टाइम पर ऐसी लैब का क्या मतलब जहाँ ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हो। वहाँ सैम को ढेरों लोगों का डाटा दिखता है, और वो भी ऐसा डाटा जिसमें ह्यूमंस माइंड कंट्रोल पर रिसर्च चल रही थी। अब सैम और टॉरस का आमना सामना होता है लीडर से। वो दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि लीडर पूरा ग्रीन था और उसका दिमाग काफी बड़ा और तेज था। सैम उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और ये सब क्यों करवा रहे हो। साथ ही वो ये भी कहता है कि मुझे पता है कि प्रेसिडेंट पर जो अटैक हुआ था उसमें तुम्हारा ही हाथ है। जिस पर लीडर बताता है कि मेरा असली नाम सैमुअल स्टर्न है। पहले मैं एक नॉर्मल साइंटिस्ट था, लेकिन जब ब्रूस बैनर मेरे पास मदद के लिए आया तब गलती से उसका गामा रेडिएशन वाला खून मेरे सिर के जख्म पर गिर गया। वो खून मेरे जख्मों के जरिए सीधा मेरे शरीर में चला गया। उससे मेरा फेस और बॉडी तो बिगड़ गई, लेकिन मेरा दिमाग हजारों गुना तेज हो गया।
इसके बाद जैसे ही थंडरबोल्ट रोज को मेरी असली ताकत के बारे में पता चला, उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझ पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए। मैं बार बार उससे कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने कहा कि ये सब यूएस गवर्नमेंट के ऑर्डर पर हो रहा है और वो चाहकर भी मुझे आज़ाद नहीं कर सकता। लेकिन उसने वादा किया कि जिस दिन वो यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा उस दिन मुझे आज़ाद कर देगा। लेकिन जब वो सच में प्रेसिडेंट बन गया तब भी उसने अपना वादा नहीं निभाया। उल्टा वो लगातार मुझ पर एक्सपेरिमेंट करवाता रहा। अब मेरा मकसद सिर्फ बदला लेना था। मैंने साइडविंडर को हायर किया और सीआईए के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए, ताकि जब जापान को लोरी के बारे में पता चले तो उन्हें लगे कि ये सब थंडरबोल्ट रोज ने करवाया है। अब सैम विल्सन समझ जाता है कि इस पूरी साजिश के पीछे लीडर का दिमाग था। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लीडर वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को अपने माइंड कंट्रोल म्यूजिक से हिप्नोटाइज कर देता है। अब ये सारे गार्ड सैम और टॉरस पर टूट पड़ते हैं। इस अफरा तफरी में लीडर वहाँ से भाग जाता है और अब सैम और टॉरस इन हिप्नोटाइज्ड गार्ड से बचते बचाते वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब जो लीडर का प्लान था वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका था, क्योंकि जापान को ये पता चल जाता है कि उनके एडमेंटियम के कंटेनर चोरी करवाने के लिए साइडवाइंडर को अमेरिका की सीआईए ने पैसे भेजे थे। ये जानने के बाद जापान के प्रेसिडेंट को समझ आ जाता है कि उसके साथ एक बहुत बड़ी चाल चली गई है और ये पूरा गेम थंडरबोल्ट रोज ने खेला था। इसलिए जापान का पीएम डिसाइड करता है कि वो यूएसए के साथ एडमेंटियम को लेकर जो डील थी उसे यहीं खत्म कर देगा। इतना ही नहीं, वो अपनी मिलिट्री को सीधा सेलेस्टियल आइलैंड भेजने का ऑर्डर देता है, ताकि यूएसए के पहुंचने से पहले ही जापान सारा एडमेंटियम अपने कंट्रोल में ले ले। लेकिन जैसे ही यूएस इंटेलिजेंस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जापान की आर्मी सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ बढ़ रही है, वो तुरंत ये बात थंडरबोल्ट रोज तक पहुंचा देते हैं। ये सुनते ही रोज भी बिना देर किए अपनी मिलिट्री लेकर इंडियन ओशन की ओर निकल पड़ता है, ताकि जापान से पहले वहां पहुंचकर एडमेंटियम पर कब्जा कर सके। अब क्योंकि दोनों सुपर पावर कंट्रीज की आर्मी आमने सामने खड़ी हो जाती है, तो पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पर ये खबर छा जाती है कि शायद एडमेंटियम को लेकर जापान और यूएसए के बीच जंग छिड़ने वाली है। इस पूरे ड्रामे की खबर जैसे ही सैम और टॉरस को मिलती है, वो दोनों अपने सूट पहनते हैं और फुल स्पीड में सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ उड़ान भरते हैं। वहां पहुंचते ही सैम को थंडरबोल्ट रोज का वारशिप दिख जाता है, तो वो सीधा अंदर जाकर रोज से मिलने पहुंच जाता है। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करना सही नहीं है, क्योंकि एक गलत कदम और दोनों देशों के बीच वॉर शुरू हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ लीडर अपने अगले प्लान पर काम कर रहा होता है। वो चोरी छिपे एक घर में घुसकर वहां से एक फोन उठाता है और यूएसए के 2 पायलट्स को हैक कर लेता है। ये दोनों पायलट्स उस समय सेलेस्टियल आइलैंड के पास ही होते हैं और लीडर उन्हें कंट्रोल में लेकर जापान पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद यूएस के पायलट अपने एयरक्राफ्ट से वारशिप पर फायरिंग कर देते हैं। अब जापान को लगता है कि यूएस ने वॉर स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी अपने 2 एयरक्राफ्ट भेज देता है, जिससे चारों एयरक्राफ्ट्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी सैम और टोरस वहां तेजी से पहुंचते हैं और वो यूएस के दोनों पायलट्स को समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें फाइट रोकने के लिए बोलते हैं और साथ ही पायलट्स को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद सैम जापान को समझाता है कि ये सब एक गलतफहमी है और कोई वॉर नहीं हो रही। ये बात क्लियर होते ही दोनों देशों की आर्मी पीछे हट जाती है और जंग टल जाती है। अब सैम यूएस वापस चला जाता है, लेकिन टॉरस इस लड़ाई में काफी जख्मी हो गया था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहीं पर विंटर सोल्जर यानी बकी की एंट्री होती है। वो सैम से मिलने आता है और कहता है कि उसने न्यूज में उसकी लड़ाई देखी थी। थोड़ी देर बात करने के बाद वो वहां से चला जाता है और इसी दौरान हमें पता चलता है कि बकी अब यूएस में एक पॉलिटिशियन बन चुका है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि थंडरबोल्ट रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, ताकि पूरी दुनिया को समझा सके कि यूएस और जापान के बीच जो टेंशन थी वो अब खत्म हो चुकी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैम भी मौजूद होता है और वही लीडर भी उससे मिलने आता है। लीडर सैम को कहता है कि उसका प्लान एकदम परफेक्ट था और वो दुनिया को थंडरबोल्ट रोज की असली सच्चाई दिखाने वाला था, लेकिन सैम ने सब बर्बाद कर दिया। फिर लीडर ये धमकी भी देता है कि वो अभी भी रोज का असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहेगा। यहीं पर हमें पता चलता है कि असल में कई साल पहले थंडरबोल्ट रोज को एक खतरनाक बीमारी हो गई थी, जिससे उसकी जान जा सकती थी और डॉक्टर भी उसे बचाने में फेल हो गए थे। लेकिन तब लीडर ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके एक खास दवाई बनाई। थंडरबोल्ट रोज वो दवाई लेता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि लीडर उसमें हर बार गामा रेडिएशन मिला देता था। अब इतने सालों से वो दवाई खाने की वजह से थंडरबोल्ट के शरीर में भारी मात्रा में गामा रेडिएशन भर चुका था। इसका रिजल्ट ये होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही रोज अचानक रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बेकाबू होकर तोड़फोड़ मचाने लगता है और कोई भी सोल्जर उसे रोक नहीं पाता। सैम फौरन सिचुएशन संभालने आता है और लीडर को अरेस्ट करवाता है। इसके बाद सैम और रेड हल्क के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। रेड हल्क इतना पावरफुल होता है कि वो सैम की शील्ड जमीन में गाड़ देता है और उसके वाइब्रेनियम विंग्स तक तोड़ देता है,
जिससे सैम पूरी तरह से निहत्था हो जाता है। तभी सैम एक आखिरी कोशिश करता है और वो रोज की बेटी का नाम लेकर बात करता है ताकि वो उसे इमोशनल कर सके। वो कहता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो दूसरों को बेवजह नुकसान पहुंचाए और उसे अपनी बेटी के लिए खुद को शांत करना होगा। ये बात सुनकर रोज फिर से अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसी जेल में डाला जाता है जहां कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एंटमैन, फाल्कन, वांडा और होकाई को रखा गया था। फिर कई दिनों बाद सैम जेल में रोज की बेटी को लेकर आता है ताकि वो अपने पिता से मिल सके। इस मुलाकात के बाद सैम ये भी प्रूव कर देता है कि थंडरबोल्ट रोज पर अटैक करने वाला असली विलन लीडर था। इसी वजह से वो आइजिया ब्रैडली को भी जेल से बाहर निकलवा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन हमें एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जिस जेल में थंडरबोल्ट रोज को रखा गया था वही लीडर भी कैद है। तभी सैम उससे मिलने आता है। लीडर सैम को देखकर बस एक बात कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुमने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन असल में तुमने कुछ भी नहीं रोका। मैंने अपने दिमाग से सारी पॉसिबिलिटीज देख ली है और मुझे पता है कि वो सब आ रहे हैं और जब वो आएंगे तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। सैम चौंक जाता है और पूछता है कि कौन आने वाला है। लीडर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये यूनिवर्स अकेला है? असलियत ये है कि तुम्हारी दुनिया के अलावा भी अनगिनत दुनियाएं हैं और अब वो सब आने वाले हैं। इतना कहकर लीडर चुप हो जाता है और इसी के साथ एंड क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।